नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा जो मॉक टेस्ट है वो मॉक टेस्ट 3 है और इसमें 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी क्वेश्चन रहेंगे जो ये 10 प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इस मॉक टेस्ट का। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के मुख्यालय की बात आती है तो ये लखनऊ इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश में रेलवे की लंबाई कुल कितनी है? यानी जो रेलवे की लंबाई है उत्तर प्रदेश के सापेक्ष में पूछी गई है। तो उत्तर प्रदेश में रेलवे की कितनी लंबाई है? तो लगभग 16,000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 की लंबाई कितनी है? जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या इसकी 1 की लंबाई कितनी है? तो 1540 किलोमीटर। और आपको पता होगा कि जो नेशनल वाटरवे 1 है, मैंने कल पढ़ाया था, ये प्रयागराज से हल्दिया तक के लिए जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज द्वारा पहली बस सेवा कहाँ से कहाँ तक के लिए शुरू की गई थी? तो पहली बस सेवा कहाँ से कहाँ तक के लिए शुरू की गई थी? वो लखनऊ से बाराबंकी के लिए शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज द्वारा पहली बस सेवा कहाँ से? लखनऊ से बाराबंकी तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश में कुल कितनी हवाई पट्टियां या हवाई अड्डे हैं? उत्तर प्रदेश में कितनी हवाई पट्टियां हैं या हवाई अड्डे मिलाकर कितने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 44। क्वेश्चन नंबर 6, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक जाता है? जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है वो कहाँ से कहाँ तक के लिए जाता है? तो ये जाता है लखनऊ से गाज़ीपुर तक के लिए। आपको ये बताना है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है वो कितनी है। कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये चीज़ मैंने पढ़ा रखी है, जो भी चीज़ें हैं सब पढ़ाई हुई चीज़ें हैं। आपको इसकी लंबाई बतानी है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। क्वेश्चन नंबर 7, गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिलों से होकर गुजरता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी इस पर कार्य चल रहा है गंगा एक्सप्रेसवे पर। अभी तक मतलब ये पूर्ण तरीके से चालू नहीं हुआ है, पर उम्मीद है 2025 के अंत तक ये चालू हो जाएगा। तो ये 12 जिलों से होकर गुजरता है। और बता देते हैं, गंगा एक्सप्रेसवे जो है वो मेरठ को और प्रयागराज को जोड़ने का कार्य करता है, जिसकी अगर लंबाई की बात करी जाए तो 594 किलोमीटर लंबाई है गंगा एक्सप्रेसवे की, और ये उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। क्वेश्चन नंबर 8, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कब किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था, और ये सही आंसर हो जाएगा। 16 जुलाई 2022 को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, नेशनल हाईवे 72A का नया नाम क्या कर दिया गया है? आपको पता होगा जितने भी नेशनल हाईवे पहले थे उन सभी के नाम चेंज कर दिए हैं। अभी नए नेशनल हाईवे के जो नाम है वो रखे गए हैं, हर किसी का नाम चेंज हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेशनल हाईवे 307। जो पहले नेशनल हाईवे 307 था वो अभी, सॉरी, नेशनल हाईवे 72A का नया नाम क्या रख कर दिया गया? तो पहले जो नेशनल हाईवे 72A था, अब उसका नाम जो है नेशनल हाईवे 307 कर दिया है। जो पहले 72A था अभी नेशनल हाईवे 307 कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10, नेशनल हाईवे 21 की कुल लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? नेशनल हाईवे, आपको मैं बता देता हूँ, नेशनल हाईवे वो हाईवे होते हैं जो एक राज्य से अधिक राज्य में फैले हुए होते हैं, उन्हें नेशनल हाईवे कहा जाता है। तो नेशनल हाईवे 21 की इन्होंने लंबाई पूछी है, तो इसकी लंबाई की बात करी जाए तो 265 किलोमीटर लंबाई इसकी उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 927 की लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 927 की लंबाई उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो 140 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय राजमार्ग 30 उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरता है? जो राष्ट्रीय राजमार्ग 30 है वो यूपी के किस जिले से होकर गुजरता है? तो सही आंसर हो जाएगा सीतापुर से होकर गुजरता है। आपको दोस्तों मैंने सारे नेशनल हाईवे जो है, राष्ट्रीय राजमार्ग जो इंपॉर्टेंट थे वो सभी बताए हैं कि किस किस ज़िले से होकर गुजरते हैं, क्योंकि आपसे ज़िलों के बारे में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा ना, तो जो अपने एक्सप्रेस में उत्तर प्रदेश के ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है कि किस ज़िले से होकर नहीं गुजरता है। अभी क्वेश्चन नंबर 13 है,
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 931 की लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? क्योंकि लंबाई जो पूछी जाएगी आपके उत्तर प्रदेश के सापेक्ष में पूछी जाएगी, उत्तर प्रदेश से संबंधित ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित हैं, जो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 68 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 931 की लंबाई उत्तर प्रदेश में 68 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय राजमार्ग 339 या नेशनल हाईवे 339 की लंबाई कितनी है? देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग को इंग्लिश में नेशनल हाईवे कह देते हैं, और 339 इसकी लंबाई कितनी है? नेशनल हाईवे 339 की लंबाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा 21 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जिला मार्ग क्या होता है? यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, जिला मार्ग क्या होता है, ग्रामीण मार्ग क्या होते हैं, या फिर मतलब नेशनल जो मार्ग हैं वो कौन कौन से होते हैं, या फिर कौन कौन से मार्ग जो है ऐसे एक्सप्रेस में वो किस ज़िले को नहीं, किस ज़िले से नहीं गुजरते हैं, 3 से गुजरेंगे, 1 से नहीं गुजरेंगे, वो ऑप्शन दे देंगे, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी जिला मार्ग से संबंधित क्वेश्चन है, जिला मार्ग क्या होता है? तो इसे देखते ही समझ जाओगे भाई, जिले को जोड़ने वाली सड़कें जो है जिला मार्ग कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश में 1854 में गठित सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंतर्गत कौन कौन से कार्य संपादित किए जाते थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले ना वहाँ पर जहाँ 2 ऑप्शन भी आप समझ आ रहे हो तो उपयुक्त तो सभी पे चले जाना। मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना चाह रहे हो और आपको पता नहीं कि इसका आंसर क्या हो सकता है इन्फोर्समेंट कांस्टेबल में, तो उपयुक्त तो सभी आप उसका टिक लगा देना। अभी क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से सही है, ये कथन दे रखे हैं और उसका कारण दे रखा है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रोडवेज का जो प्रथम संचालन लखनऊ से बाराबंकी के बीच हुआ था, हाँ तो ये तो सही बात है कथन। अभी कारण जान लेते हैं। इसका उद्देश्य राज्य के निवासियों को पर्याप्त किफ़ायती एवं प्रभावी सड़क परिवहन सेवा प्रदान करना था। तो बिल्कुल दोस्तों, रोडवेज का जो मतलब यूज़ करना शुरू किया था सरकार ने, वो इसीलिए से किया था कि यहाँ के निवासियों को जो है किफ़ायती और प्रभावी सड़क परिवहन सुविधा प्रदान की जाए। तो हमारे तो ये दोनों ही सही हैं इस हिसाब से अगर देखते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 17 का कथन एवं कारण दोनों सही है तथा कथन कारण भी सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, परिवहन निगम की बसों के नवीनीकरण तथा नई चेसिस पर ढांचे के निर्माण हेतु कहाँ पर कार्यशाला स्थापित की गई है? तो कहाँ पर की गई है? कानपुर में की गई है। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम किसी बस दुर्घटना में आधा टिकट धारक यात्री को कितना मुआवजा देती है? तो कितना? 4.25 लाख रुपए देती है, 3,75,000। क्वेश्चन नंबर 20, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 113 में वर्णित है। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 133 में वर्णित क्या है? अगर एक आध क्वेश्चन धारा से आएगा तो वो भी कवर आपका हो जाएगा भाई। तो बाहर की सीमा से संबंधित है जो धारा 113 है। क्वेश्चन नंबर 21, इलेक्ट्रिक वाहन कितने प्रकार के होते हैं? तो इलेक्ट्रिक वाहन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। देखो, मैंने इससे पहले मॉक टेस्ट कराया था ना, पहला मॉक टेस्ट था शायद, दूसरा मॉक टेस्ट है, उसमें मैंने 8 प्रकार के बताए थे। मैं आपको बता देता हूँ फिर दोबारा से। इलेक्ट्रिक वाहन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अगर 3 प्रकार नहीं देगा तो 8 प्रकार देगा, फिर आपको 8 प्रकार पर जाना है। और कुछ का कहना है कि 4 प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, कहीं से कहीं तक भी ये सही नहीं माना जाएगा। ऑप्शन बी होगा 3, और अगर 3 ऑप्शन में नहीं होगा तो उसका राइट आंसर 8 हो जाएगा, यानी फिर 8 टाइप के जो है इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं, क्योंकि मुख्यतः 3 ही टाइप के होते हैं, और 3 नहीं मिलता देखने को, तो उसका राइट आंसर 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 22, वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए सरकार की कौन कौन सी योजनाएं प्रभावित हैं? तो यहाँ पर वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने कुछ योजनाएं निकाली। तो पूछा गया है कि उन योजनाओं में कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो बहुत ज़्यादा प्रभावी हैं। तो गो इलेक्ट्रिक अभियान है, या फेम इंडिया स्कीम फेज सेकंड है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है, दिल्ली के लिए वाहन नीति है 2024, गुजरात के लिए वाहन नीति 2023 है। तो देखिए, जो क्वेश्चन यहाँ पर बना है, वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए सरकार की कौन कौन सी योजनाएं प्रभावी हैं, तो उत्तर प्रदेश के बारे में यहाँ क्वेश्चन पूछा गया। तो दिल्ली के लिए वाहन नीति 2024, इससे हमारा क्या संबंध? गुजरात के लिए वाहन नीति, इससे भी हमारा कोई संबंध नहीं है, तो हमारा पहला सही हो जाएगा। गो इलेक्ट्रिक अभियान दूसरा, फेम इंडिया स्कीम फेज सेकंड तीसरा, राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। तो ऑप्शन 1 मतलब
जो हमारा ऑप्शन पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, चौथा पांचवा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, फेम इंडिया योजना कब लागू हुआ था? जो फेम इंडिया योजना थी वो कब लागू हुई थी? मैंने बताया था, फेम इंडिया योजना के बारे में बताया था, इसका दूसरा चरण कब लागू हुआ था वो भी मैंने इसके बारे में आपको बता रखा। तो भाई ये 1 अप्रैल 2015 को लागू हुई थी फेम इंडिया योजना। क्वेश्चन नंबर 24, फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण में कितनी बजटीय समर्थन मिला है? अब फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण की बात है तो इसमें पूछा है इन्होंने कि कितना, मतलब जो है कितना पैसा मिला है जो बजट के रूप में, तो मिला है 10,000 करोड़ रुपए। अभी क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, पेट्रोल डीजल आदि का दहन मूल स्रोत क्या है? तो भाई वायु प्रदूषण का है। इससे जल प्रदूषण, भू प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है, इससे वायु प्रदूषण होता है जब पेट्रोल और डीजल का दहन होता है। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? विश्व का सबसे प्रदूषित शहर पूछा है तो चार्ड हो जाएगा राइट आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 27 है कि हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक के मूल्य की गणना में सामान्यतः निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय गैस को ध्यान में रखा जाता है? तो किसे ध्यान में रखा जाता है? मुख्यतः वायुमंडलीय गैस को ध्यान में रखा जाता है। निम्नलिखित में से ये 4 गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, यानी केवल 2, 3 और 4 को। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में यूरो 1 मानक संपूर्ण देश में कब लागू हुआ था? जो यूरो 1 था वो मानक संपूर्ण देश में कब लागू हुआ था? तो ये वर्ष सन 2000 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, द्वितीयक प्रदूषक कौन सी गैस है? द्वितीयक प्रदूषक कौन सी गैस है? तो सल्फ्यूरिक एसिड भी है, नाइट्रिक अम्ल भी है, परऑक्सी एसिटिक नाइट्रेट भी है और उपयुक्त सभी। दोस्तों परऑक्सी एसिटिक नाइट्रेट को मैंने कल आपको बताया था एक, तो कहीं पर बात आई थी पेन की, तो ये पेन की फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है। पेन की जो फुल फॉर्म है परऑक्सी एसिटिक नाइट्रेट है। अगर आपको ये नहीं देगा ना परऑक्सी एसिटिक नाइट्रेट, तो वहाँ पर पेन लिखा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 30, वायु प्रदूषण बचाव व नियंत्रण अधिनियम 1981 में सत्य कथन पहचानना है हमें। अभी क्वेश्चन हमसे पूछा गया सत्य कथन बताओ। तो पर्यावरण समस्याओं के लिए समग्रित रवैया अपनाने के लिए वायु अधिनियम व जल अधिनियम के अधीन स्थापित किए गए केंद्रीय और राज्य के बोर्डों के अधिकारों को विस्तृत करना। अभी इसके जो और ऑप्शन देख लेते हैं हम। राज्यों के लिए वायु प्रदूषण बोर्डों की स्थापना करना, तो ये सही हो जाएगा। तीसरा, राज्यों को यह अधिकार दिया गया कि वे उद्योगों व वाहनों के लिए प्रदूषित वायु का मापदंड सामने लाएं, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त तो डी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी विकल्प हमारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 2019 में। क्वेश्चन नंबर 32, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल है, यानी अगर वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना चाहती है भारत सरकार, तो भारत सरकार ने कौन कौन से वो कदम उठाए हैं? तो हम विकल्प पहले इनके देख लेते हैं। सीएनजी एलपीजी जैसे स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन की शुरुआत, तो बिल्कुल दोस्तों सीएनजी और एलपीजी जैसे स्वच्छ और वैकल्पिक ईंधन की शुरुआत की है, यानी अगर आपके पास विकल्प है कि अगर पेट्रोल डीजल से गाड़ी नहीं चलाना चाहते तो आप सीएनजी की मदद से चला सकते हैं। मेट्रो सहित तो सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को बढ़ावा देना, तो बिल्कुल मेट्रो जो है बड़े बड़े शहरों में मेट्रो आई है, उसका मुख्य कारण है कि वायु प्रदूषण पे कंट्रोल होगा उससे। तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन का परीक्षण करने वाले अवधि चलित वाहनों का अनिवार्य पीयूसी प्रमाणन,
तो ये भी सही है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा इसमें उपयुक्त सभी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर क्वेश्चन समझ में ना आए या फिर दो विकल्प जो हों वो आप समझ पा रहे हो ना, तो ऐसे में आप उपयुक्त सभी की तरफ चले जाना, वो मतलब 99% चांस होंगे कि वो सही हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 33 है, रोग का नाम और कारण। देखो यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम कराएगी और मेरा तो मानना है 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलान वाले देखने को मिलेंगे, और 4-5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे स्टेटमेंट से संबंधित होंगे, यानी बड़े बड़े विकल्प होंगे। 10 क्वेश्चन थोड़े से लगेंगे आपको कि थोड़े मतलब टफ जा रहे हैं, हालांकि टफ होते नहीं है ये क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा ईजी होते हैं। क्योंकि अगर दो चीज़ें आपने पहचान ली इसमें से, मतलब ए बी सी डी में से, जैसे ये ए बी सी डी दे रखा है, तो अगर दो को भी पता चल गया ना तो भी मैक्सिमम चांस होते हैं कि वो सही चले जाएं, या फिर आप विकल्प से भी एलिमिनेट कर जाते हो अगर एक का भी पता चलता है तो। अभी एक तरफ तो रोग का नाम दे रखा, दूसरी तरफ कारण दे रखा। जैसे जैसे इन्होंने दे रखा है यहाँ पर सिलोकोसिस। सिलोकोसिस जो है भाई, सिलोकोसिस एक रोग है, वो किससे होता है? तो ये तो वैसे भी कर लोगे यार, सिलोकोसिस सिलिकन, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद में बाइसिनोसिस की बात करी जाए तो बाइसिनोसिस ये कपास के तंतु से, उसके बाद बैगेसोसिस ये ईंख के तंतु से, और टेल्कोसोसिस ये टेल्कम पाउडर से होता है। तो अब आप मिला लो, तो ऐसा मिलान कहाँ पर है? पहले का चौथा, पहले का चौथा बी में ही है, तो यहाँ पर आप कर जाओगे क्वेश्चन बड़े आराम से। क्योंकि ऐसे विकल्प में आप देखोगे ना लास्ट में ये दूसरे और तीसरे में कन्फ्यूजन आपको होता, और अगर एक का भी पता चल जाता है तो भाई कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 34वां क्वेश्चन है, डीजल वाहनों के लिए स्क्रैप पॉलिसी 2023 के तहत कितने सालों के बाद हटाया जा सकता है? ये क्वेश्चन कई बार मैंने कराया है, कितने सालों बाद हटाया जा सकता है डीजल वाहनों के लिए है, तो 10 साल के बाद। देखो वैसे जो स्क्रैप पॉलिसी है वो 15 साल के बाद उसका एक परीक्षण होता है, अगर वो उसमें पास हो जाती है ना तो फिर 20 साल तक वो वाहन आपका चल सकता है, अगर कोई पेट्रोल से चलने वाला वाहन है। पर अगर पेट्रोल से चलने वाला वाहन 15 साल के बाद में नहीं चल पाता, वो उन मानकों पर खरा नहीं उतर पाता ना, तो उसे स्क्रैप कर दिया जाएगा, फिर उसे मतलब सड़कों पर नहीं उतारा जाएगा। और अगर पार कर जाता तो 20 साल तक वो चलेगा, उसके बाद में फिर तो मतलब उसे स्क्रैप किया ही जाएगा, 20 साल के बाद तो चला ही नहीं सकते। ये नई स्क्रैप पॉलिसी आई है। और यहाँ पर डीजल की बात की है, डीजल वाहनों की, तो उन्हें 10 साल के बाद जो है हटाया जा सकता है। मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल हटा ही देंगे, कम से कम ये समय रखा गया है 10 वर्ष, कम से कम 10 वर्ष। अगर मैक्सिमम की तरफ हम जाएंगे ना, अगर ये मानकों को पूरा करता रहेगा तो ये 20 साल तक चले जाएंगे डीजल वाहन भी। पर यहाँ पर कम से कम की बात की है, 10 साल से पहले तो हटा ही नहीं सकते, चाहे उसकी कंडीशन कैसी भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तर प्रदेश की नई ओल्ड व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत केंद्र सरकार द्वारा सहायता रूप में कितना धन उपलब्ध कराया जा रहा? देखिए उत्तर प्रदेश की एक नई ओल्ड व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी आई है, और उसके तहत जो है केंद्र सरकार सहायता के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार को कुछ धन उपलब्ध कराती है। वो धन कितना है? तो वो धन है भाई 300 करोड़ रुपए, जो केंद्र सरकार द्वारा सहायता मिलती है यूपी सरकार को। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा विषाक्त तत्व ई वेस्ट में नहीं पाया जाता है? तो ई वेस्ट की मैं आपको बात बता देता हूँ, जहाँ पर भी कहीं ई लिखा हुआ देख लेते हो, वो इलेक्ट्रिक वेस्ट से संबंधित उसका संबंध होता है ई वेस्ट का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नियोन। देखिए ई वेस्ट में नियोन नहीं पाया जाता, बाकी मरकरी, लेड और कैडमियम पाया जाता है। अभी क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं, सीओ का विषैला प्रभाव क्यों, सीओ का जो है विषैला प्रभाव होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन के लिए इसकी बाध्यता ऑक्सीजन की तुलना में होती है। तो भाई इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 250 गुना से अधिक होती है, यानी सीओ का जो है विषैला प्रभाव होता है, जैसा हम सभी को पता। और हीमोग्लोबिन के लिए इसकी बाध्यता ऑक्सीजन की तुलना में कितनी होती है? तो 250 गुना अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, पर्यावरण संबंधी म्यूनिख विश्व सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित क्वेश्चन देखे जाएंगे, देखने को मिलेंगे। और पर्यावरण संबंधी म्यूनिख विश्व सम्मेलन की बात यहाँ पर चली है, तो भाई ये कब हुआ था? सन 1984 में ये हुआ था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं।
सड़क दुर्घटना से संबंधित गोल्डन आवर से तात्पर्य क्या है? तो गोल्डन आवर से क्या तात्पर्य होता है? देखिए, दुर्घटना के बाद 1 घंटे तक का समय गोल्डन आवर कहलाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति की अगर दुर्घटना हो जाती है और दुर्घटना होने के 1 घंटे तक उसका जो टाइम पीरियड होता है उसे हम गोल्डन आवर कहते हैं, क्योंकि उसमें माना जाता है कि मैक्सिमम चांस होते हैं उस व्यक्ति के, अगर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाए 1 घंटे के अंदर अंदर तो उसके बचने के मैक्सिमम चांस होते हैं, इसलिए उसे गोल्डन आवर कहा जाता है। अभी क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। अपना 40वां क्वेश्चन क्या है? वाहन चलाते समय इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं देने पर, देखिए अगर आप वाहन चला रहे हो और कोई इमरजेंसी वाहन है जैसे एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, अगर उन्हें आप रास्ता नहीं देते हैं तो आप पर जुर्माना लगेगा। पर जुर्माना कितने रुपए का लगेगा? तो भाई पूरे 10,000 रुपये का जुर्माना आप पर लगेगा अगर आप उन इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं देते हैं तो। अभी क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। मोटर वाहन को किस सूची के तहत शामिल किया गया है? मोटर वाहन को किस सूची में रखा गया? राज्य सूची में रखा गया है, केंद्र सूची में रखा गया है, समवर्ती सूची में रखा गया है या अवशिष्ट सूची में रखा गया है? तो भाई समवर्ती सूची में रखा गया। समवर्ती सूची का आपको पता होगा, समवर्ती सूची का मतलब ये होता है कि यहाँ पर राज्य भी कानून बना सकता है, यहाँ पर केंद्र सरकार भी अपने कानून बना सकती है। दोनों के कानून अगर सेम हो जाते हैं तो मान्यता केंद्र सरकार के कानूनों को मिलती है और राज्य सरकार के कानून रद्द कर दिए जाते हैं। केंद्र सूची में जो कानून होते हैं वो केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची की राज्य सरकार बनाती है, और समवर्ती सूची के तो भाई मैंने बताया कि दोनों सरकारें बनाती हैं, केंद्र सरकार भी बना सकती है, राज्य सरकार भी बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 42, ग्रामीण सड़कों की भूमिका है। अभी ग्रामीण सड़कों की बात चली है तो इनकी भूमिका क्या है? गाँवों को गाँव से जोड़ने में, तो भाई अगर ग्रामीण सड़क है तो गांव से गांव को जोड़ने में मदद करेगी। गांवों को शहर से जोड़ने में तो बिल्कुल गांवों को शहर से जोड़ने में भी मदद करेगी। तो हमारे ऑप्शन सी उपयुक्त तो दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर अपना 43 है। भारत में वर्ष 2021 में सड़क दुर्घटना में कितने लोगों की मौत हुई है? तो कितने लोगों की भाई मौत हुई है? 1.5 लाख लोगों की मौत हुई है 2021 में सड़क दुर्घटना में। क्वेश्चन नंबर 44, हैंड ब्रेक का प्रयोग क्यों किया जाता है? हम सभी को पता है हैंड ब्रेक का प्रयोग हम क्यों करेंगे। तो भाई वाहन को रोकने के लिए, तो वाहन को रोकने के लिए तो हैंड ब्रेक का यूज़ नहीं किया जाता, उसके लिए तो नॉर्मल ब्रेक होते हैं उनका यूज़ करेंगे। वाहन को कहीं खड़ा करने के लिए तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि जब हम वाहन को कहीं खड़ा करते हैं या पार्क करते हैं तो हैंड ब्रेक लगा दिए जाते हैं ताकि हमारे वाहन को कोई इधर से उधर ना खिसका सके और कुछ भी उसे दिक्कत ना हो, इधर से उधर ना हो सके वो। वाहन का ब्रेक फेल होने पर, तो वाहन का ब्रेक फेल होने पर भी नहीं करते, इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। जब हम वाहन को कहीं खड़ा करते हैं ना तो उसके बाद में हैंड ब्रेक का यूज़ कर देते हैं ताकि हमारा वाहन हिले डुले नहीं। क्वेश्चन नंबर 45 है। जब आप आगे स्कूल के लिए साइन देखते हैं तो आपको चाहिए कि, देखो भाई ये वो क्वेश्चन है जो हमें जनरल नॉलेज में होने चाहिए। हमारी नैतिकता हमें दर्शाती है कि हमें कौन से क्वेश्चनों का पता होना चाहिए। अगर हमारे अंदर वो नैतिकता है तो हम खुद ब खुद इन क्वेश्चनों को अच्छे कर जाएंगे। अभी जैसे कोई साइन बोर्ड लगा हुआ है और उस पर है क्या भाई आगे स्कूल है लिखा है, या फिर ऐसा साइन लगे हैं जहाँ पर आपको, आपने देखा होगा क्या, एक छात्रा और एक छात्र हैं बैग टांग कर साइन बोर्ड पर, मतलब उनकी आकृति लग रही है, तो इसका मतलब होता है कि आगे स्कूल है। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें पता चल जाता आगे स्कूल, धीमे चलें और सावधानी से आगे बढ़ें। तो ये चीज़ तो सही हो गई कि हाँ भाई धीमे चलना चाहिए और सावधानी से चलना चाहिए ताकि कोई बच्चा वगैरह तो नहीं आ जाएगा। हॉर्न दबाएं और उसी गति से आगे बढ़ें तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। हॉर्न दबाकर अगर आप उसी गति से आगे बढ़ जाओगे तो ये गलत हो जाएगा। हॉर्न दबाते हुए अगर धीमी गति से बढ़ते तो ये सही हो जाता। वाहन रोक देना चाहिए, तो भाई वाहन नहीं रोकना चाहिए। अगर वाहन रोक दोगे तो स्कूल तो वहीं पे रहेगा, 1 दिन बाद भी और 2 दिन बाद भी, तो वाहन तो नहीं रोक सकते। और तो इस सेंस में जो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या धीमे चलें और सावधानी से आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 46, परिवहन वाहन में पीछे की नंबर प्लेट किस तरफ होनी चाहिए? परिवहन वाहन में जो पीछे की नंबर प्लेट होती है वो किस तरफ होती है? तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा दाएं तरफ।
जो भी परिवहन वाहन होते हैं उनमें जो पीछे नंबर प्लेट होती है ना लगी हुई, वो दाएं तरफ होती है। क्वेश्चन नंबर 47, लाल रंग का नंबर प्लेट किससे जारी किया जाता है? तो भाई लाल रंग का नंबर प्लेट किससे जारी किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल नई कारों को। तो बिल्कुल दोस्तों, जो कंपनी से कारें निकलती हैं उनके लिए बिल्कुल नई कारें होती हैं, तो लाल रंग का नंबर प्लेट जारी किया जाता है। पर मैं एक चीज़ और बता दूं, लाल रंग का जो नंबर प्लेट है ना, वो राष्ट्रपति और गवर्नर की गाड़ी पर भी लगा होता है और उस पर अशोक चिन्ह बना हुआ होता है। इन गाड़ियों पर जो है, जो नई गाड़ी होती हैं उन पर लाल रंग की नंबर प्लेट तो लगी होती है पर अशोक चिन्ह नहीं लगा होता। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 48 है, आप एक यू टर्न चाहते हैं कि चारों ओर बहुत ट्रैफिक है, आपको क्या करना चाहिए? भाई मतलब आप चाहते हो कि मुझे गाड़ी घुमानी है और चारों तरफ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो अब आपको क्या करना चाहिए? जितनी जल्दी हो सके मोड़ लें, गलत हो जाएगा क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक है। यहाँ पर बात कह रही है बहुत ट्रैफिक है, आप कैसे मोड़ सकते हो? जल्दी मोड़ ही नहीं पाओगे। जितना धीरे धीरे संभव हो मोड़ लें, तो ये भी गलत है क्योंकि संभव क्या मोड़ है, तुम धीरे से कैसे मोड़ सकते हो? एकदम से जहाँ रास्ता होगा वहीं पर तो आप मोड़ोगे। उसके बाद में नेक्स्ट विकल्प देखते हैं। कम व्यस्त जगह मिलने तक चलाते रहें, तो ये बिल्कुल सही है। आप चलाते रहो, मतलब जहाँ पर आपको लगे कि हाँ भाई यहाँ पर जो भीड़ भाड़ है वो थोड़ी कम हो चुकी है, तो वहाँ से यू टर्न लो। दूसरों को रोक कर अपना इंतजार करने के लिए मजबूर करे, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 49 है, वाहन को ढलान की तरफ पार्क करते समय पहिया कैसे सेट करना चाहिए? अगर आप वाहन को ढाल की तरफ मतलब कि पार्क करना चाहते हो, तो पहिए को कैसे सेट करना चाहिए? तो भाई सड़क सुरक्षा या किनारे की ओर मोड़कर, सड़क सुरक्षा या किनारे की ओर मोड़कर पहिए को सेट करना चाहिए अगर वाहन को ढलान की तरफ पार्क करना चाहते हो आप तो। क्वेश्चन नंबर 50, सैनिकों की टुकड़ी आपके आगे सड़क पर मार्च कर रही है, आपको क्या करना चाहिए? एक सैनिकों की टुकड़ी है, वो आपके आगे सड़क पर मार्च कर रही है, आप गाड़ी में बैठे हो, आपको क्या करना चाहिए? गाड़ी की गति बढ़ाकर जल्दी से पार करें, गलत। खड़ा होकर तमाशा देखें, गलत। हॉर्न बजाकर आगे बढ़ें, ये भी गलत। धीमी गति से वाहन चलाएं, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, नेक व्यक्ति को पुलिस द्वारा बाध्य किया जा सकता है? नेक व्यक्ति या गुड समैरिटन व्यक्ति भी कहते हैं इसे, गुड समैरिटन नेक व्यक्ति को। और ये मैंने बहुत बार इस चीज़ के बारे में आपको बता दिया है। अगर आपने वो प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट नहीं देखे, पिछले मॉक टेस्ट में मैंने बताया है, तो उन्हें ज़रूर देख लेना, आपकी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो भाई हमारा सही हो जाएगा। नाम बताने के लिए तो उसकी मर्ज़ी है, वो नाम बताना चाहे अपना तो बता सकता है, नहीं बताना चाहे नहीं बता। परिचय बताने का ये भी उसकी मर्ज़ी है, पता बताने ये मर्ज़ी है। तो उपयुक्त में से किसी भी जानकारी के लिए पुलिस द्वारा उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। मैं यार फिर भी बता देता हूँ, नेक व्यक्ति या गुड समैरिटन व्यक्ति वो होता है अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है और कोई व्यक्ति मदद कर देता। सपोज़ करो किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो गई और आपने उस व्यक्ति की मदद की, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया, तो आप नेक व्यक्ति या गुड समैरिटन कहलाओगे। तो आपके साथ पुलिस ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती कि भाई अपना नाम बताओ कि तुम्हारा नाम क्या, तुमने मदद करी है इसकी। तुमसे तुम्हारा परिचय नहीं पूछ सकती, किस गाँव से हो, किस ज़िले से हो। तुमसे पता बताने के लिए तुम्हें बाध्य नहीं किया जा सकता। तो उपयुक्त उपयुक्त किसी भी जानकारी के लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, अगर कभी भी आपको ज़रूरत पड़े, कभी लगे ना आपको किसी ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए, तो आपको ये नहीं घबराना चाहिए कि आप पर पुलिस केस हो जाएगा या फिर आपको पुलिस के इतने चक्कर काटने पड़ेंगे। तो भाई आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। इंसानियत के होते आप मदद करो, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा रहेगा क्योंकि आपको इतने अधिकार मिले हुए हैं कि आप उसे एडमिट कराने के बाद भी जा सकते हो। पुलिस कुछ भी नहीं कह सकती आपसे। क्वेश्चन नंबर 52, 6 लेन हाईवे पर सामान्य ड्राइविंग के लिए किस लेन का उपयोग करना चाहिए? अगर 6 लेन का हाईवे है, आपने देखा होगा एक्सप्रेस वे भी मतलब कम से कम 6 लेन के होते हैं एक्सप्रेस वे। 4 लेन के एक्सप्रेस वे नहीं होते हैं, कम से कम 6 लेन के एक्सप्रेस वे होते हैं। उसके बाद तो आपको पता 8 लेन के भी एक्सप्रेस वे होते हैं और ज़्यादा लाइनों के भी एक्सप्रेस वे होते हैं। तो अब यहाँ 6 लेन हाईवे की बात की है, तो सामान्य ड्राइविंग के लिए किस लेन का उपयोग करना चाहिए? तो भाई केंद्रीय लेन का उपयोग करना चाहिए। केंद्रीय लेन का मतलब ये है कि अगर आप ड्राइव करना चाहते हो तो बीच में गाड़ी चलाओ ना। अगर 6 लेन हाईवे है तो केंद्रीय लाइन का यूज़ करो।
अभी क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। हैंड ब्रेक का उपयोग किया जाता है। हैंड ब्रेक का उपयोग क्यों किया जाता है? भाई मैंने अभी बताया था आपको इस क्वेश्चन का आंसर। गाड़ी को पार्क करने के लिए, गति कम करने के लिए, वाहन चलाते समय तेजी से रुकने के लिए, ढलान पर उतरने के लिए। तो दोस्तों ढलान पर उतरने के लिए इसका जो 53 का जो सही आंसर हो जाएगा, ढलान पर उतरने के लिए या वाहन चलाते समय गाड़ी को जो पार्क करते हैं, पार्क करने के बाद में लगाते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। हैंड ब्रेक का उपयोग हमें गाड़ी को पार्क करने के लिए करना चाहिए। जब हमने गाड़ी पार्क कर दी तब हैंड ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, वर्ष 2020 में पिछले वर्ष की तुलना में सड़क दुर्घटना में कमी आई है या वृद्धि हुई है या लगभग समान थी? तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा कमी आई है। क्वेश्चन नंबर 55, सड़क सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सकता है। सड़क सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है? विभिन्न संस्थाओं की क्षमताओं को बढ़ाकर, सही है। जागरूकता बढ़ाकर भी की जा सकती है। सड़कों के लिए इंजीनियर डिजाइन में सुधार करके की जा सकती है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हमारा सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, शराब पीकर वाहन चलाया जा सकता है? क्या आप शराब पीकर वाहन चला सकते हो जब थोड़ी दूर जाना हो? ये गलत है। जब अत्यंत आवश्यक कार्य, भाई अत्यंत आवश्यक तो क्या आप दारू पी के या शराब पी के थोड़ी ना चलाओगे। जब खाली रास्ते पर जाना, तो ये भी गलत है। ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त किसी भी स्थिति में हम शराब पीकर वाहन नहीं चला सकते। क्वेश्चन नंबर 57, धुंध में गाड़ी चलाते समय रफ्तार धीमी रखें या फॉग लैंप चलाकर चलें, विंड स्क्रीन का वाइपर को चालू करते हुए चलें या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी। अगर गाड़ी मतलब धुंध में गाड़ी चला रहे हो, कोहरा वगैरह है, तो रफ्तार को धीमी करनी चाहिए, फॉग लैंप ज़रूर यूज़ करना चाहिए, और विंड स्क्रीन का वाइपर को चालू करके चलें, यानी जो वाइपर होते हैं उनको चालू करते चलें ताकि धुंध के जो कण हैं वो शीशे पर ना लगें। अभी क्वेश्चन नंबर 58 है, किसी चौराहे पर पहुंचते समय हमेशा अपना पैर क्लच पर रखें, एक्सेलेटर पर रखें, ब्रेक पर रखें, उपयुक्त किसी पर भी नहीं रखें। तो ब्रेक पर ज़रूर रखें अगर किसी चौराहे पर आप पहुंचते हो, क्योंकि चौराहे के आसपास जो होती है भीड़ भाड़ का इलाका होता है, तो वहाँ पर अगर कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है कि आपको गाड़ी रोकनी पड़ जाए, तो अगर ब्रेक पर पाँव है तो आप रोक सकते हो। अभी क्वेश्चन नंबर 59 है, खतरनाक वस्तुओं का परिवहन करते समय चालक को क्या नहीं करना चाहिए? अगर आप खतरनाक वस्तुओं का परिवहन करते समय, खतरनाक वस्तुएं वो हो जाती हैं जैसे पेट्रोल हो गया, सीएनजी हो गया, या फिर कुछ रासायनिक पदार्थ हो गए, अगर आप उन्हें ले जा रहे हो एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो अगर आप ड्राइवर हो तो आपको क्या नहीं करना चाहिए भाई? तो स्टेयरिंग दोनों हाथ से कसकर पकड़ें, यू टर्न लेते समय स्पीड कम रखें, तो ये तो सही है। स्टीयरिंग दोनों हाथ से हमें मतलब कसकर पकड़ें, यू टर्न लेते समय स्पीड को कम रखें, आगे वाली गाड़ी से मिलाकर वाहन चलाएं, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब जो आगे आपसे गाड़ी चल रही है तो उसे मिलाकर वाहन नहीं चलाना चाहिए, उससे गैप बनाकर वाहन चलाएं, क्योंकि खतरनाक वस्तुएं जो आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा रहे हैं। सीट पर सीधा बैठे, तो ये भी सही हो जाएगा। तो क्या नहीं करना चाहिए? तो हमें आगे वाली गाड़ी से मिलाकर वाहन नहीं चलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60, भारत के भीतर माल परिवहन के दो प्रमुख साधन क्या हैं? दो प्रमुख साधन पूछे हैं, ये तो बता ही दोगे आप, कोई दिक्कत ही नहीं है। रेल भी है, सड़क भी है, दो साधन पूछे हैं, तो ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, परिवहन के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का महत्व क्या है? परिवहन के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का इन्होंने महत्व पूछा है, तो भाई विभिन्न कार्यों को स्वचालित करना ये भी है, अनुस्मारक सेट करना ये भी है, कुशलता से संचार करना ये भी है, तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऐसे में तो उपयुक्त सभी पे ही चले जाओ आप, 99% जो है क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 62, वाहन 4.0 प्रणाली में सूचनाएं निहित होती हैं, तो सूचनाएं कौन कौन सी होती हैं? बिना पूछे चले जाओ उपयुक्त सभी पर, कर भुगतान की विधि, रसीद संख्या, पंजीकरण की विधि।
अभी क्वेश्चन नंबर 63, भारत सरकार ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत ई परिवहन परियोजना को मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो किस वर्ष शामिल किया गया था? सन 2002 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 64, हाई सिक्योरिटी के क्या फ़ायदे होते हैं? हाई सिक्योरिटी के क्या फ़ायदे होती हैं? वाहन की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, तो बिल्कुल सही है। गैर कानूनी कार्यों पर रोक लगाई जा सकती है, ये भी सही है। डेटा का डिजिटलीकरण हो सकता है, ये भी सही है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। अब हाई सिक्योरिटी के बारे में क्या आप जानते होगे? मैंने बताया था HSRP नंबर प्लेट क्या होता है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट जो होती है वो कंप्यूटराइज प्लेट होती है, और उसका जो फ़ायदा है यही फ़ायदा है कि डेटा का डिजिटलीकरण हो जाता है, गैर कानूनी कार्यों पर रोक लग जाती है, क्योंकि जो CCTV कैमरे होते हैं ना वो बहुत जल्दी उसे कैप्चर करते हैं नंबर प्लेट को, और वाहन की पूरी जानकारी उसमें छुपी होती है जो नंबर प्लेट होती है वो HSRP। अभी जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें सभी में HSRP नंबर प्लेट आ रही है, पर जो पुरानी गाड़ियाँ थी 2020 से पहली जो गाड़ियाँ थी उनमें HSRP नंबर प्लेट नहीं थी। उसमें अपनी मर्ज़ी से नंबर लिखवा सकते थे। अभी आपने अगर कोई बाइक खरीदी होगी नई, या फिर गाड़ी वगैरह आप देख रहे होगे ना, तो उन पे अंक अंक जो होते हैं वो भरे हुए होते हैं, क्योंकि वो आगे से ही अंक आते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ लिखवा नहीं सकते ऐसे। क्वेश्चन नंबर 65, BH रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट YYBH हैज़ 4 बार हैज़, फिर XX में YY क्या दर्शाता है? तो यार भाई मतलब आप पहचान ही जाओगे YY से क्या होता है, कहीं पर भी हो वर्ष को ही दर्शाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, किस प्रकार की नंबर प्लेट के लिए कमर्शियल लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है? नंबर प्लेट से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चन हम ज़रूर कवर करा देंगे भाई। पढ़ा दिए सारी नंबर प्लेटों के प्रैक्टिस सेट में, और अभी मॉक टेस्ट में भी, हर मॉक टेस्ट में क्वेश्चन मिलेगा नंबर प्लेटों से। तो यहाँ पर किस प्रकार की नंबर प्लेट के बारे में बात की है जो कमर्शियल लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है किस नंबर प्लेट के वाहनों के लिए? तो भाई इसका आंसर हो जाएगा काले रंग की जो नंबर प्लेट होती है। अभी काले रंग की नंबर प्लेट मैंने आपको कल ही बताया था, काले रंग की नंबर प्लेट वो होती हैं जो लग्जरी वाहन होती हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में HSRP नंबर प्लेट कितने अंकों का होता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। HSRP नंबर प्लेट के अंक यहाँ पर पूछ लिए इन्होंने कि कितने अंकों का होता है। तो 7 अंकों का HSRP हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट इसकी फुल फॉर्म है, और ये 7 अंकों का होता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, पीली नंबर प्लेट किससे संबंधित है? तो पीली नंबर प्लेट के बारे में क्वेश्चन है, तो भाई व्यावसायिक वाहनों से संबंधित है। व्यावसायिक वाहनों का मतलब है, आपने ऑटो वगैरह देखे होंगे जिन पर आप सफ़र करते हैं, तो उन वाहनों की जो नंबर प्लेट होती हैं वो पीले कलर की नंबर प्लेट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 69, यूरो मानदंड पर आधारित BS मानदंड पहली बार किस वर्ष स्थापित किए गए थे? तो भाई किस वर्ष स्थापित किए गए थे? 2000 में, सन 2000 में किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में वाहन प्रदूषण मानक को किस नाम से जाना जाता है? ये 40वां नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70 है, क्योंकि यहाँ पर 69 दे रखा है, और 69 के बाद में 70 क्वेश्चन आएगा, 70वां। भारत में वाहन प्रदूषण मानक को किस नाम से जाना जाता है? BS ES से, या POSC से, या AB दोनों से, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो भाई BS ES से जाना जाता है। अभी क्वेश्चन नंबर 71, मोटर वाहन इंजन में वायु तथा ईंधन का अनुपात सही न होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर कौन सी गैस निकलती है? अगर मोटर वाहन इंजन में वायु तथा ईंधन का अनुपात सही नहीं है, और सही न होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर फिर उसके बाद कौन सी गैस निकलती है? तो भाई फिर निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 72, प्रशिक्षक लाइसेंस के लिए समय, मतलब प्रशिक्षक लाइसेंस जो होता है वो कितने समय के लिए वैध होता है? तो भाई वो 6 माह के लिए वैध होता है। प्रशिक्षक लाइसेंस जो बोलते हैं वो लर्नर लाइसेंस को बोलते हैं। आपको जब आप DL के लिए अप्लाई करोगे तो पहले आपको लर्नर लाइसेंस मिलेगा, और 1 माह के बाद आप अप्लाई कर सकते हो LMV के लिए,
और इसकी मतलब इसकी जो क्षमता होती है, वैधता क्षमता, वो 6 माह तक की होती है। अगर 6 माह के पुराना हो गया ना ये आपका लर्निंग लाइसेंस या प्रशिक्षक लाइसेंस, तो फिर उस लाइसेंस का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर दोबारा से आपको लर्नर बनवाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 73, ड्राइविंग स्कूल क्या सुनिश्चित करने में मदद करता है? ड्राइविंग स्कूल जो है क्या सुनिश्चित करने में मदद करता है? आपने देखा होगा बहुत सी कारें होती हैं उनके ऊपर लिखा हुआ होता ड्राइविंग स्कूल, मतलब तो वो क्या सुनिश्चित करने में मदद करता है? कुशल, आत्मविश्वासी और जिम्मेदार ड्राइवर बनाने में करता है, या धन अर्जित करने में, दूसरे की मदद करने में, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कुशल, आत्मविश्वासी और जिम्मेदार ड्राइवर बनाने में। अगर आप कार सीखना चाहते हो तो किसी ड्राइविंग स्कूल में जाओगे तो आपको कुशलता सिखाई जाएगी, आत्मविश्वास आपके अंदर पैदा किया जाएगा और एक जिम्मेदार ड्राइवर बनाने के जो लक्षण हैं वो आपको सिखाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 74, वाहन व सारथी सॉफ्टवेयर का संबंध किससे है? वाहन व सारथी सॉफ्टवेयर का संबंध इन्होंने पूछा है, तो वाहन पंजीकरण से भी है और ड्राइविंग लाइसेंस से भी है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ए बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 75, गोल्डन आवर का क्या महत्व है? जान बचने की संभावना कम होती है, गलत। इस दौरान इलाज नहीं शुरू किया जा सकता, ये भी गलत। इस समय इलाज होने से शीघ्र स्वस्थ होने की संभावना रहती है, ये सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, घायल व्यक्ति को सीपीआर देते समय कम से कम छाती पर कितनी बार दबाव दें और कितनी बार उसे मुंह से सांस देना चाहिए? तो भाई 30 बार दबाव दें और 2 बार मुंह में सांस दें। देखो 30 बार भी दे सकते हो दबाव, 25 बार भी दे सकते हो, 29 बार भी दे सकते हो। इस वजह से आपको ऑप्शन इस तरीके से देखने को दूर दूर मिलेंगे। तो 30 बार दबाव दें तथा 2 बार मुंह में सांस दें सीपीआर देने के लिए। और आपको पता सीपीआर तब दी जाती है जब व्यक्ति कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा हो, सांस नहीं आ रहा हो उसे, तब सीपीआर उसे दी जाती है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है सड़क संकेत चिन्हों से। यहाँ से तो भाई आपको क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे यार, मैं तो सही बता रहा हूँ, कम से कम बता रहा हूँ। 5 क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। ये एक प्रकार का चिन्ह दे रखा, इसका क्या मतलब है? ट्रक जा सकता, तो भाई ट्रक जाता तो सिर्फ तो ये वाला क्रॉस नहीं होता लगा हुआ, इसे हटा दो तो ट्रक चला जाएगा। इन्होंने ऐसे लगा दिया तो ट्रक नहीं जा सकता। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78, सड़क संकेत का अर्थ पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन नंबर 78 में सड़क संकेत का चिन्ह पूछ रहा है, तो दाईं ओर मोड़ का संबंधित हुआ है। जिस तरीके से इन्होंने साइन दे रखा है, तो भाई सड़क आगे दाईं ओर घुमा है, यानी जो सड़क, जिस सड़क पर आप चल रहे हो वो आगे चलकर दाईं ओर घूमी है वो सड़क। इस साइन बोर्ड का ये मतलब है। क्वेश्चन नंबर 79, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 2B का संबंध किससे है? जो मोटर वाहन अधिनियम है 1988 की धारा 2B का संबंध किससे? नवाचार को बढ़ावा देने, मोटर रख रखाव, ड्राइविंग लाइसेंस, या इनमें से कोई नहीं? तो भाई नवाचार को बढ़ावा देने से संबंध है इसका, धारा 2B का। क्वेश्चन नंबर 80, ड्राइविंग करते समय किस बात का ध्यान रखना आवश्यक होता है? अगर आप ड्राइविंग करना चाहते हो तो किस बात का जो ध्यान है रखना आवश्यक होता है? ड्राइविंग करते समय सभी दरवाजे अंदर से लॉक करें, तो सही क्वेश्चन बात है। स्थानीय पुलिस, एम्बुलेंस और फायर स्टेशन के टेलीफोन नंबर अपने पास रखना चाहिए, ये भी सही है। रात के समय आवश्यक होने पर ही चलें, ये भी सही है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अभी 80 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब 20 क्वेश्चन है जो कंप्यूटर सॉरी यूपी जीके के क्वेश्चन है। उसके बाद हम कंप्यूटर के क्वेश्चन करेंगे 50 क्वेश्चन। तो यूपी जीके के शुरू होते हैं अब क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81 है, काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी? तो भाई ये शिव प्रसाद गुप्ता ने की थी। क्वेश्चन नंबर 82, 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, तो उन ऑप्शन के हिसाब से जाना है। कभी आप वो ऑप्शन ढूंढते रहो कि भाई यहाँ पर तो मतलब गाजियाबाद नहीं दे रखा,
तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है, इन ऑप्शनों में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है वो वाराणसी में है। क्वेश्चन नंबर 83, उत्तर प्रदेश में खालिस्तान हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी। तो सबरी संकल्प का जो संबंध है वो किससे है, बेसिकली ये पूछा है। तो कुपोषण को दूर करने से इसका संबंध है सबरी संकल्प का। सबरी संकल्प का जो संबंध है वो है कुपोषण दूर करने से। क्वेश्चन नंबर 84, उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधित है। जो उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो राज्य पोषण मिशन का संबंध किससे है, तो भाई इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कुपोषण से हो जाएगा। देखो मैं ये बता रहा हूँ भाई, यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको देखने को। जो योजना है ना, डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेंगे। आप यार वीपीओ का एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें देखना योजनाओं से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो इन्फोर्समेंट में भी आपको 100% देखने को मिलेंगे योजनाओं से क्वेश्चन। और योजनाओं से भी ऐसे नहीं मिलेंगे, कम से कम 4-5 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे योजनाओं से। अभी क्वेश्चन नंबर 84 हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है। तो किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है उत्तर प्रदेश जो है, तो मध्य क्षेत्रीय परिषद का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। उत्तर प्रदेश जो है मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 86, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी, किस वर्ष की गई थी उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना। तो भाई ये की गई थी 1972 में। आप ये बता दो अब, उत्तर प्रदेश में जो उर्दू अकादमी है वो किस जगह है, कमेंट करके बताओ, क्योंकि आपसे स्थान भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 87, अगरिया, बेगा तथा भुइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं। तो जनजातियों से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा सोनभद्र। तो वैसे भी सोनभद्र में आपको पता होगा जनजातीय क्षेत्र ज़्यादा है, सोनभद्र में ही, मतलब ना समझ में आवे ना क्वेश्चन कि जनजाति से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया और बिल्कुल नहीं पता चल रहा और आप चाहते हो क्वेश्चन को हम अटैम्प्ट करें, तो अटैम्प्ट मत करो, अटैम्प्ट करो तो सोनभद्र कर देना। क्वेश्चन नंबर 88, इनमें से क्या क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है। विश्वनाथ मंदिर, अस्सी घाट, विक्टोरिया मेमोरियल या आगरा का जो किला है वो। यार भाई आगरा तो उत्तर प्रदेश में ही है, आगरा तो उत्तर प्रदेश में ही है, तो ये कैसे, मतलब उत्तर प्रदेश में नहीं पूछा है ना इन्होंने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विक्टोरिया मेमोरियल नहीं है, क्योंकि अस्सी घाट तो वाराणसी में है, विश्वनाथ मंदिर और आगरा किला आपको पता है कहाँ पर है, आगरा में ही है। अभी जो है क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो भाई सही उत्तर का इसमें जो है चयन करवा रहा आपसे। तो भाई इसमें चैती दे रखा है, लोकगीत गायन का अवसर मतलब किस समय पर गाया जाता है। कजरी किस समय पर गाया जाता है, रसिया और सोहर। तो अगर बात की जाए चैती की, तो चैती तो एक मौसमी गीत है। और अगर रसिया की बात की जाए तो ये एक ब्रज का लोकगीत है। और कजरी जो है विवाह एवं मौसमी गीत है। और सोहर जो है संस्कार गीत है। तो पहले का चौथा और दूसरे का तीसरा किस विकल्प में देखने को मिलेंगे आपको। पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तो विकल्प हमारा ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ रहे हो ना आप, चैती मौसमी गीत पे जुड़ जाएगा, कजरी वो जो दूसरा वाला वो विवाह एवं मौसमी गीत, और रसिया जो है वो भाई हो जाएगा ब्रज का लोकगीत, सोहर हो जाएगा संस्कार गीत। ये ऐसे मिलान करने को आ जाएंगे। और ऐसे मिलान जो होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा आसान होते हैं। अगर आपके मतलब आपको कुछ पता है ना थोड़ा बहुत भी, तो सबसे ज़्यादा इजी यही चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 90, घोषिताराम जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे स्थित है। घोषिताराम कहाँ पर स्थित है, जहाँ महात्मा बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे, तो कौशाम्बी में रुके थे। अब हमें पता है ये याद करना है, जो घोषिताराम है वो किस जगह पर स्थित है, वो कौशाम्बी में। क्योंकि महात्मा बुद्ध से जो क्वेश्चन है ना यार, बनते क्वेश्चन है, मतलब एक आधा क्वेश्चन अगर यूपी जीके में बैठ रहे हो ना, तो एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। क्वेश्चन ये मिल सकता है, गौतम बुद्ध ने मतलब जब वो अपने घर से निकले थे तो राजशाही वस्त्र कहाँ त्यागे थे, तो गोरखपुर में त्यागे थे।
मतलब कुछ भी क्वेश्चन मिल जाए और अच्छा क्वेश्चन मिलता है, ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन मतलब सेंटर के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चन पूछ लेगा। डीप में जाता है ये क्वेश्चन, जो गौतम बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन होएगा अगर यूपीजी के का क्वेश्चन बनेगा तो। अभी क्वेश्चन नंबर 91 निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो भाई हुलास, मांडा नहीं है, रोपड़ नहीं है, बनवाली नहीं है, हुलास इसका सही आंसर है। इसे तो एलिमिनेट भी कर जाते हैं, अगर आपको नहीं भी पता ना तो एलिमिनेट भी कर जाओगे, पर ये चीज़ याद रखना हुलास जो है, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल पर भी पूछी जा सकती है। आप आपसे जो हुलास देगा कि ये किस जगह पर या किस प्रदेश में स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अभी क्वेश्चन नंबर 92 जनरथ नाम दिया था, जनरथ नाम जो है वो किसने दिया था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा को जनरथ दिया था। भाई जो एसी बस सेवाएं हैं ना उन्हें जनरथ बस सेवा कहते हैं। और मैंने आपको कल बताया था इसका जो किराया होता है ना जनरथ बस सेवा का, ये 1 रुपये 63 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से किराया होता है। क्वेश्चन नंबर 93 उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो भाई यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? ललितपुर में पाया जाता है। खनिजों से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही, ये दो भी मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 94 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यानी 4 विकल्प दे रखे हैं तो 3 तो ऐसे हैं जो सुमेलित हैं ठीक प्रकार से, पर एक ऐसा जो सुमेलित नहीं है। तो भाई ताला उद्योग का तो आपको पता होगा, अलीगढ़ के ताले कितने फेमस हैं, तो ये तो मिल गया। कालीन उद्योग ये भदोई से संबंधित है, भदोई हो गया। चूड़ी उद्योग जो शाहजहांपुर से नहीं है, जो चूड़ी उद्योग है ना ये शाहजहांपुर से नहीं है। चिकन उद्योग तो लखनऊ से हो गया। चूड़ी उद्योग दोस्तों ये आप कमेंट करके बताना, शायद फैजाबाद से है ना चूड़ी उद्योग। मैं सही हूँ यहाँ पर या गलत आप बताना कमेंट करके कि चूड़ी उद्योग फैजाबाद से है क्या। शायद चूड़ी उद्योग फैजाबाद से है, पर इतना है कि शाहजहांपुर से नहीं है जो चूड़ी उद्योग है, ये गलत हो जाएगा। शाहजहांपुर तो नहीं है, शायद फैजाबाद है। वहाँ चूड़ियों का मतलब बहुत काम होता है, कांच के मामले में वो टॉप पर जगह है। जो भी कांच का सामान बनता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है फैजाबाद में। क्वेश्चन नंबर 95 उत्तर प्रदेश के उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर कितनी रही? मतलब उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर जो है सबसे ज़्यादा किस पंचवर्षीय योजना में रही? तो यार अगर पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन बनता है तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि मतलब इतना डीप में तो कोई भी नहीं पढ़ पाता, तो ऐसे क्वेश्चन तो देखो टफ हो जाएंगे वहाँ पर कोशिश करना कि अगर कुछ भी तुक्का लगा सकते हो तो लगाने की कोशिश करना इनमें। तो जैसे अभी इसका सही आंसर हो जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो औद्योगिक वृद्धि वृद्धि दर जो है वो मतलब उच्चतम रही। अभी इसका तो यही आंसर है। बाकी कोशिश करना है ऐसे क्वेश्चनों को भी अगर आप अटेम्प्ट कर सको तो, थोड़ा भी अगर दिमाग लगा सको, मतलब कुछ ऐसा मिल पाया आपको हिंट ना कहीं से, तो कोशिश ज़रूर करना। मैंने कल भी उत्तर प्रदेश से संबंधित था योजनाओं के बारे में कि भाई उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो ऋणात्मक रही थी, मतलब कृषि के क्षेत्र में इतना अच्छा नहीं कर पाई थी। तो उसमें तो हम पता लगा ही सकते थे, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना में भाई युद्ध हुआ था तो पूरे देश को क्षति हुई थी, तो उत्तर प्रदेश को भी तो उसमें तो तीसरी पंचवर्षीय योजना बताई थी। अभी क्वेश्चन नंबर 96 बताते हैं। उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारे का केंद्रित क्षेत्र होगा, ये तो देखो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये फैक्ट का क्वेश्चन है। और भाई बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारे का केंद्रित क्षेत्र बुंदेलखंड है। क्वेश्चन नंबर 97 ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? तो किसे अपनाया गया है? समग्रता उपागम को। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? तो ये अपनाया गया है समग्रता उपागम। अभी क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई देखो सबसे ज़्यादा जो है सिंचाई है उत्तर प्रदेश में वो किस चीज़ से होती हैं? तो ये तो यार सभी को पता होगा, नलकूप से होती हैं। क्वेश्चन नंबर 99 क्योंकि अब कुएं वगैरह कहाँ रहे, उन्हें कुएं मत समझना, वो मोटर जो चलती है वो कुएं जो बात की है ना इन्होंने, वो बात की है जो पहले कुएं होते थे। और तालाबों से भी नहीं होती, नहरों से भी नहीं होती, क्योंकि नहरें इतनी ज़्यादा कहाँ अभी उत्तर प्रदेश में, अभी तो मतलब ठीक से चालू भी नहीं हुई। तो नलकूपों से होता है। नलकूप का मतलब या जो समरसेबल होते हैं खेतों में, जो ट्वेल वगैरह होते हैं, उन्हें नलकूप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 99
निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता? भाई फसल चक्र से अच्छा क्वेश्चन आपको मतलब देखने को मिलेगा और बड़े आराम से कर जाओगे, एक बार अगर पढ़ के चले जाना। इन्होंने पूछा सर्वाधिक उपयुक्त कही है इन्होंने। ये देखो, करने को तो कुछ भी फसल हो जाती है, पर जो किताबों में लिखी हुई चीज़ें हैं वो आपको याद करके जानी है, अपने पास से मत लिख देना कि भाई हम तो दो दो फसलें भी एक एक साथ उगा रहे हैं। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इन्होंने पूछा है कि फसल चक्र का मतलब ये है भाई एक साल में 3 फसलें हो रही हैं। अब कौन कौन सी हो जाएंगी वो 3 फसलें पूर्वी उत्तर प्रदेश में? तो इसका सही जो आंसर बैठना चाहिए मक्का, आलू, मूंग, ये तो नहीं, कपास, गेहूँ, मूंग, मक्का, तोरिया। दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, यानी धान, मक्का और गेहूँ, ये 3 फसलें पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं। ऑप्शन ए, धान, मक्का, गेहूँ। अभी क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो लखनऊ है भाई। लखनऊ जो है ना, आमों के मामले में टॉप पर है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के जो मतलब यहाँ के जो आम हैं वो सबसे ज़्यादा फेमस हैं उत्तर प्रदेश के। मलिहाबाद आम यहाँ का लखनऊ का बहुत फेमस है। और दशहरी आम भी जो है, दशहरी आम जो है यहाँ से सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है दशहरी आम का लखनऊ में। बेसिकली इस क्वेश्चन में तो ये पूछा गया। अभी क्वेश्चन हमारे 100 हो चुके हैं। कंप्यूटर के क्वेश्चन रहे हैं। कंप्यूटर के क्वेश्चन हम जल्दी करा देते हैं आपको। आपका जो समय है वो यार तेरा ज़्यादा लग रहा है। कंप्यूटर के क्वेश्चन जो हम जल्दी जल्दी करा देते हैं, क्योंकि ये नंबर तो जुड़ेंगे भी नहीं कंप्यूटर के। और मैं कोशिश करूँगा कि आप यार आराम से कर जाओ। 25 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आएंगे तो 25 क्वेश्चन आपके हो जाएँ काट पीट के, तो कोई दिक्कत नहीं है। हालाँकि क्वेश्चन तो आप जानते हो कि 17 क्वेश्चन भी कर दिए तो भी आप पास ही हो, पर थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है जब 25 क्वेश्चन होते हैं तो। अभी क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन। कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक डिवाइस है। अब वो डिवाइस कैसी है? ट्रैकर बॉल मतलब जो ट्रैकर बॉल है वो कैसी डिवाइस है? तो भाई इनपुट डिवाइस है, इससे हम इनपुट दे सकते हैं ट्रैकर बॉल। यार ये वो होती है, मतलब इससे गेम वगैरह भी खेल लेते हैं, एक प्रकार से माउस की तरफ, जैसा माउस होता है ना इनपुट डिवाइस, ऐसी होती है ये भी। अभी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी हम इन क्वेश्चन को करा देंगे, डायरेक्ट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, MS एक्सेल सीट में अगर किसी सेल में से टेक्स्ट ओवरफ्लो हो रहा है तो इस समस्या का समाधान निम्न में से किसका इस्तेमाल करके किया जा सकता है? तो किसका इस्तेमाल करके किया जाए? टेक्स्ट रैपिंग का। क्वेश्चन नंबर 3 है, MS वर्ड में फ़ॉन्ट को परिवर्तित करने के लिए कौन सी संक्षिप्त कुंजी यानी शॉर्टकट की का उपयोग करती हैं? तो भाई वो करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F। अभी क्वेश्चन नंबर 4 है, सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने की थी? यानी जो कंप्यूटर चलाते हैं माउस जो होता है उसमें, उसकी खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल भी कराया था, डगलस एंजेलबर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो कौन सा नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। MS विंडोज, लिनक्स, मैक OS ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 6 है, दैनिक संचालन के लिए लैपटॉप पर आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं? तो वो कीबोर्ड तथा माउस होते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा हम कीबोर्ड और माउस का यूज़ करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर मॉनिटर को और किस नाम से जाना जाता है? तो कंप्यूटर मॉनिटर को और किस नाम से जाना था? VDU के नाम से जाना जाता था। VDU, कंप्यूटर मॉनिटर को अन्य नाम VDU है। क्वेश्चन नंबर 8, ऐसी डिवाइस जो आपको कंप्यूटर से बात करने देती है जैसे माउस या कीबोर्ड एक खालिस्तान डिवाइस है। यार माउस कीबोर्ड ये तो इनपुट डिवाइस है ना, अभी मैंने बताया था। यार आराम से कर जाओगे यार 25 क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। पर घबराना मत वहाँ बैठ के। क्वेश्चन समझ में ना आए तो इंग्लिश में देख लेना, तो वहाँ से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, लेज़र प्रिंटर की प्रिंटिंग गति को मापने की इकाई क्या होती है? तो क्या होती है? पृष्ठ प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 10, वैन का पूर्ण रूप क्या है? यार बहुत बार सुना, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 11 है, मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहती हैं? तो क्या कहते हैं भाई? IMPS। ये अच्छा क्वेश्चन है।
IMPS कहते हैं, मोबाइल के ज़रिए अगर आप धनराशि इधर से उधर कर रहे हो तो उसे हम क्या कहेंगे, तो IMPS कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स के बारे में बात की है। तो ई कॉमर्स इंटरनेट की सहायता से उत्पाद एवं सर्विस खरीदना एवं बेचना, ये ई कॉमर्स होता है। आपने देखा भी होगा यार, ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे अमेज़ोन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, ये सब ई कॉमर्स वेबसाइट ही तो हैं। ये क्या काम करती हैं? इंटरनेट की सहायता से उत्पाद खरीदती हैं और उन्हें बेचती हैं, वहाँ से उनका प्रॉफिट जो है जनरेट होता है। क्वेश्चन नंबर 13, इंटरनेट में किसका उपयोग किया जा सकता है? तो इंटरनेट में पैकेट स्विचिंग का उपयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, डोम किस तरह से वेब पेज को दर्शाता है? तो डोम भाई ट्री जैसी संरचना होती है। समझ रहे हो आप? ट्री जैसी संरचना ऐसे होती है, ट्री जैसी संरचना ऐसे ऐसे, फिर ऐसे हो जाती है, ऐसे हो जाती है, इस तरीके से ये ट्री जैसी संरचना होती है, ये डोम को दर्शाती है। अभी क्वेश्चन नंबर 15 है, त्रुटि संख्या क्या इंगित करता है कि इस विशिष्ट यूआरएल को बदल दिया गया है या नॉन एग्जिट हो गया है? तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा 404, त्रुटि संख्या 404। भाई अब मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन अपने प्रैक्टिकली तौर पे कई बार देखा होगा। आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो ना, तो कभी कभी क्या होता है ना, वेबसाइट बोले भाई बहुत बिजी चल रही है, हम रिजल्ट नहीं देख पा रहे, एडमिट कार्ड नहीं देख पा रहे, तो वहाँ पर लिखा हो जाता है यूआरएल करके कुछ होता है, 404 होता है लिखा हुआ। आप अगर कभी देख लेना 404 होता है, तो ये इंगित करता है कि जो जो ये यूआरएल है, या तो इसे बदल दिया या फिर ये नॉन एग्जिट हो चुका है, मतलब ये अब काम नहीं कर रहा है। दोबारा से आप जाइए और दोबारा से इस वेबसाइट पर आओ। 404 ही देखने को मिलेगा आपको यार, ये प्रैक्टिकली तौर पे कई बार देखा होगा, आपके याद भी आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16, टेलनेट का तात्पर्य यहाँ पर पूछा गया है कि टेलनेट का तात्पर्य बता दो भाई। तो टेलनेट का तात्पर्य होता है टेली टाइप नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल किसी वर्क स्टेशन को उपयोगी तरीके से सर्वर होस्ट पर मेल ड्रॉप को गतिशील रूप से एक्सेस करने देता है? तो ये करने देता POP3, POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। POP की फुल फॉर्म आपने जानी होगी भाई, POP की फुल फॉर्म पूछ लेते तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, यूनिक्स एक क्या है? यूनिक्स जो है ये क्या है? तो ये मल्टीटास्किंग प्रचालन तंत्र है। अभी क्वेश्चन नंबर 19 है, विंडोज का पहला संस्करण लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो भाई, बहुत ज़्यादा। तो विंडोज़ का जो पहला संस्करण था सन 1985 में लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, लिनक्स उदाहरण है, जो लिनक्स है वो किस चीज़ का उदाहरण है? तो भाई वो है ऑपरेटिंग सिस्टम का, मैंने पीछे बताया था आपको ये। क्वेश्चन नंबर 21, उमंग का विस्तृत रूप। तो यह उमंग की फुल फॉर्म इन्होंने पूछ ली है। तो उमंग की फुल फॉर्म यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट के बीच में ईमेल सुविधा प्रदान करता है? ईमेल सुविधा कौन सा करता है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। यार POP हो भी, ये भी ईमेल से संबंधित है। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर, इसकी फुल फॉर्म होती है, आपने पढ़ रखी होगी, कंप्यूटर की क्लास अगर कभी ली होगी ना आपने, तो बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं। SMTP, POP, और एक और होता है शायद, टाइप कौन सा होता है? ये तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, वो है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और एक शायद मैं भूल रहा हूँ, 3 ऐसे होते हैं जो ईमेल के मतलब ये प्रोटोकॉल होते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन किसी बिल के भुगतान के साथ साथ इंटरनेट पर प्रसारित करने की अनुमति देता है? तो भाई ये इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रस्तुति और भुगतान। क्वेश्चन नंबर 24 है, ई मार्केट प्लेस का कौन सा रूप एक ही उद्योग के खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ लाता है? यानी ई मार्केट का कौन सा एक ऐसा रूप है जो एक ही उद्योग के खरीदारों, यानी खरीदने वाले, और जो विक्रेता बेचने वालों को एक साथ लेके आता है? तो भाई ये वर्टिकल है, वर्टिकल रूप। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा पहला व्यावसायिक वेब ब्राउज़र था? तो यार ये जो क्वेश्चन है ना, मतलब यहाँ पर इन्होंने पहला व्यावसायिक वेब ब्राउज़र पूछ लिया, तो अगर आपने पढ़ रखा होगा तभी आप इसे कर पाओगे।
नेट स्केप नेविगेटर। बाकी आप इधर ले जाओगे मोज़ेक, मोजिला और इंटरनेट एक्सप्लोरर में, तो अगर आपने पढ़ रखी होंगी चीज़ें तो कर जाओगे नेट स्कोप नेविगेटर। क्योंकि ये जो मतलब कंप्यूटर पूछता है ना यूपी ट्रिपल एस सी किसी भी एग्ज़ाम का, देखना यार कंप्यूटर का लेवल पता नहीं क्यों उठा के रखता है, समझ नहीं आता कि ऐसा क्या पूछ लेता है कंप्यूटर में। पर मतलब ये समझने की चीज़ होती है। अभी मैं तो अपना पर्सनल अगर बात बताऊं तो मैंने तो बहुत साल तक कंप्यूटर पढ़ा, क्योंकि हमारे स्कूल में ही कंप्यूटर पढ़ाया जाता था। तो हमें तो कक्षा 3 कक्षा 4 से ही कंप्यूटर पढ़ाया गया है। तो मतलब मुझे तो खैर इतना टफ नहीं लगता। तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि जब कंप्यूटर समझ में ना आए ना तो उसे इंग्लिश में देख लिया करो। इंग्लिश में चांस हो जाते हैं कि क्वेश्चन को कर जाओगे आराम से। क्वेश्चन नंबर 26 है, जैसे 1961 में पैकेट स्विचिंग नेटवर्क पर एक पेपर प्रकाशित किया, वो किसने किया था? तो वो किया था लियोनार्ड क्लेनरॉक ने। क्वेश्चन नंबर 27, हैकर्स आमतौर पर कंप्यूटर वायरस का उपयोग किस उद्देश्य के लिए करते हैं? तो किस उद्देश्य के लिए करते हैं? लॉग इन करने के लिए, प्रत्येक उपयोगकर्ता के स्ट्रोक की निगरानी करना हो तो ये कुछ कर सकते हैं। मतलब अगर वायरस का यूज़ करेंगे तो उपयोगकर्ता से कुछ ना कुछ जानकारी इकट्ठा करेंगे। उपयोगकर्ता की आईडी और पासवर्ड जैसी संवेदनशील जानकारी तक पहुंच प्राप्त करने के लिए तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा, क्योंकि उसका कोई पासवर्ड है, कुछ आईडी उसके पास पड़ी हैं तो उन्हें निकाल सकते हैं वो। कंप्यूटर सिस्टम में संग्रहित उपयोगकर्ता के डेटा को दूषित करना, दूषित मतलब नष्ट भी कर सकते हैं। वायरस तो आपको पता होगा ये नष्ट ही कर देता है। इसके लिए कंप्यूटर में एंटीवायरस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऊपर के सभी विकल्प हमारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 28, आईओटी प्रणाली में मुख्य भाग क्या है? तो आईओटी प्रणाली में भाई सेंसर, डाटा प्रोसेसिंग, नेटवर्क कनेक्टिविटी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, आईआईओटी क्या है? तो आईआईओटी की बात की तो इसकी फुल फॉर्म ही पूछिए, बेसिकली ये है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अभी क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या? देखो क्वेश्चन अगर बड़ा हो ना उसे देख के डरना नहीं चाहिए कभी भी। अब मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की है, एआई की बात, हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कह देते हैं। आज के समय में आपको पता होगा एआई का कितना यूज़ किया जा रहा है। तो भाई ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसका उद्देश्य बुद्धिमान मशीनें विकसित करना है, यानी ऐसी मशीनें बनाना है जो मनुष्य से तेज कार्य कर सके। एआई का इसीलिए तो यूज़ किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक घटक है? एक घटक पूछा है, इनमें से कौन सा है? तो भाई सीखना ही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक घटक। क्वेश्चन नंबर 32, डेनियल वोब्रो द्वारा विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का क्या नाम है? जो डेनियल वोब्रो ने विकसित किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसका नाम इन्होंने पूछा है। तो यह है सिस्टम को स्टूडेंट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, डेटा उत्पन्न होते ही वास्तविक समय में उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया क्या है? तो स्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी एक लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उपयोग डेटा विश्लेषण और मशीन लर्निंग के लिए किया जाता है? तो वो किसका किया जाता है भाई? मशीन लर्निंग के लिए जो यूज़ किया जाता है पाइथन का किया जाता है। तो यहाँ पर भी आपको देखो लैंग्वेज का पता होना चाहिए। जावा भी लैंग्वेज होती है, पाइथन लैंग्वेज होती है, सी प्लस प्लस भी लैंग्वेज होती हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पर मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये क्वेश्चन मतलब आप पढ़ के चले जाओ, वहाँ पर आप फेल नहीं होने के। अगर यार ये क्वेश्चन आप पढ़ के चले जाओगे तो कुछ भी हो जाए आराम से कर जाओगे, 50% स्कोर दो। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं की पहचान करके डेटा की अनियमितता को कम करने की एक तकनीक है? तो इसका सही आंसर जो है वो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, गहन शिक्षा की शुरुआत कब हुई थी? तो गहन शिक्षा की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी भाई? वो 1943 में हुई थी।
ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। पहली पीढ़ी का भी जो मतलब विकास हुआ था वो यहीं पर हुआ था, यही समय था। मतलब एग्जैक्ट डेट नहीं है पहली पीढ़ी की, कभी आप सोचो क्या 1941 या 42 है, वो 1941 से 43 भी दे देगा, 44 भी दे देगा, कुछ भी दे सकता। क्वेश्चन नंबर 37, मशीन लर्निंग एआई का एक क्षेत्र है, बिल्कुल, जिसमें लर्निंग एल्गोरिदम शामिल है, जो क्या है? तो वो भाई किसी कार्य को निष्पादित करने पर अनुभव के साथ, समय के साथ उनके प्रदर्शन में सुधार करें। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें भी। अगर आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हों तो प्लीज़ इन्हें समझने की कोशिश करना, क्योंकि इनसे ज़्यादा आसान तरीका कुछ नहीं हो सकता भाई, क्योंकि एग्ज़ाम आपके नज़दीक है। चीज़ों को एक्सप्लेन करने का इतना ज़्यादा समय नहीं है कि जो एक्सप्लेन की जाए। क्वेश्चन नंबर 38 है, ये ऊर्जा दे रखी है, तो निम्न ऊर्जा रेडियो संचालन को सपोर्ट करता है, किस ऊर्जा रेडियो संचालन को सपोर्ट करता है? तो ये करता है ब्लूटूथ को। यार ये तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी है जो मतलब आप कर जाओगे बड़े आराम से, 17 क्वेश्चन तो वैसे ही कर जाओगे बिना पढ़े भी। पर थोड़ा दिमाग पे कंट्रोल करके रखना, ऐसा नहीं है क्या कुछ भी चल रहा है, क्योंकि ये जो तीन चीज़ें हैं इनके तो नाम भी नहीं सुने होंगे आपने। ब्लूटूथ का तो इतना नाम सुना होगा, ईयरबड्स वगैरह आप खूब लगाते होगे। अभी क्वेश्चन नंबर 39 है, वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जो गटर शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? तो अभी ये जो क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है, उसके पीछे का मैं रीज़न बता देता हूँ आपको। क्योंकि रफ काम के लिए बाईं ओर छोड़ा गया स्थान ये नहीं है गटर शब्द का उपयोग। दो भरे हुए पृष्ठों के बीच में डाला गया रिक्त पृष्ठ ये भी नहीं हो सकता। दो पैराग्राफों के बीच का स्थान ये बिल्कुल नहीं हो सकता। सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ जो स्थान होता है ना, ये होता है गटर शब्द यूज़ किया जाता है वर्ड डॉक्यूमेंट में। जो सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ स्थान होता है उसे क्या कहा जाता है? गटर कहा जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन था। आप ऐसे क्वेश्चन पे पता है कहाँ पे फंसते? ऑप्शन ए और ऑप्शन डी पर फंस जाते, और ज़्यादा चांस होते हैं आपके ऑप्शन ए की तरफ जाने के। पर अगर थोड़ा सा हमें पता होता है ना तो हम सही जगह तभी पहुंच पाते हैं भाई। क्योंकि पूरी तरीके से तो देखो, अगर कहीं तुक्का लगता तो अब तक मतलब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, तुक्के से काम चल जाया करता। तो तुक्के वहाँ लगते हैं जहाँ पर हम चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 40 है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में रिक्त कार्यपत्रक में आज की तारीख के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन है? तो यहाँ पर तारीख के बारे में पूछ लिया। आज की तारीख, भाई इसे तो कर जाओगे यार। काउंटा, एवरेज, वर्क डे तो कुछ नहीं है, टू डे, आज की तारीख, टू डे की तारीख ऐसे कर दोगे ना तो उसमें आज की तारीख भरी जाती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। अगर आपने चीज़ें पढ़ रखी होंगी ना, एक्सेल मतलब एक्सेल, एम एस वर्ड, यार बहुत आसान चीज़ें होती हैं अगर एक बार पढ़ लो ना। मतलब टफ कुछ भी नहीं होता इनमें। जैसे एक्सेल में फॉर्मूलों का यूज़ बहुत आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 41, वर्ड में डिफ़ॉल्ट जूम का स्तर कितने पर सेट होता है? तो डिफ़ॉल्ट रूप से जूम की बात की है, मैक्सिमम की बात नहीं की, ना ही मिनिमम की बात की इन्होंने। तो भाई अगर डिफ़ॉल्ट रूप से बात करें तो 100% होता है डिफ़ॉल्ट रूप से जूम। अगर मैक्सिमम की बात करोगे तो चला जाएगा 400 चला जाएगा, और अगर मिनिमम की बात करोगे तो 25% पे आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन है 42, एक्सेल फॉर मतलब एक फॉर्मूला दे दिया, सेलिंग 19 4 प्लस फ्लोर 19 4 का परिणाम क्या है? तो भाई ये क्वेश्चन जो है ना, ये आप कुछ जैसे सोल्व करना, तो सोल्व करोगे तो इसका आंसर 36 आ जाएगा। अब इसमें सेलिंग करके दे रखा है, कभी भी जो फॉर्मूला शुरू होता है ना कुछ भी, हमेशा याद रखना, तो इक्वल लगा हुआ होता है। अगर इक्वल लगा हुआ नहीं है तो वो गलत हो जाएगा। अगर उसने ये पूछ लिया ना निम्न में से कौन सा एक्सेल का फॉर्मूला नहीं है, और किसी में बराबर का चिन्ह नहीं लगा हुआ, तो वो एक्सेल का फॉर्मूला नहीं होगा। जब हम इसे सॉल्व करने के लिए जाएंगे ना, तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ, एक्सेल आपने चालू किया, एक्सेल में जब ये चीज़ें डालोगे, इक्वल टू सेलिंग 19 4 प्लस फ्लोर 19 4, इसका परिणाम क्या, तो एकदम जो उसका राइट आंसर निकल के आएगा वो 36 आ जाएगा निकल कर। बाकी भाई ये जो एक्सेल वगैरह की चीज़ें हैं ना, ये मतलब जो फॉर्मूलों पे जो इनकी मतलब गुणा भाग करनी होती है ना, ये तो सिखाई जाती है, उसके लिए मतलब ठीक ठाक समय लगता है। जो मतलब इन्हें इतनी जल्दी नहीं सीख सकते। अभी फॉर्मूले में तो मैंने जो चीज़ आपको बताई है, बस आपको ये पहचान होनी चाहिए कि ये जो फॉर्मूला है एक्सेल का, ये ठीक है या गलत है। क्योंकि अगर आपको सेलिंग का, फ्लोर का नहीं दिया, एवरेज दे दिया, सम दे दिया, ये कुछ भी दे सकता। अब हर एक फॉर्मूला तो नहीं बता सकता मैं यहाँ पर, क्योंकि किसी भी फॉर्मूले को पूछ सकता है ना वो आपसे। अब मैंने ये बता दिया, अगर अभी एक्सप्लेन करके 1 2 मिनट लग भी गया तो फिर दूसरा मिल गया तो बोले भाई वो नहीं बताया, तो ऐसे पूरी क्लास हो जाएगी ये बड़ी। क्वेश्चन नंबर 43,
निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जैसे एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है प्लॉटर के लिए। और दूसरी चीज़ भाई ये है, फॉर्मूले में करा भी देता। अब खुद सोचो तुम, मार्क्स तो आपके जुड़ेंगे नहीं, आपको क्वालिफाई तो करना है। तो क्वालिफाइंग आप कर जाओगे, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ 50% से ज़्यादा नंबर तो आपके बड़े आराम से आ जाएंगे। अगर जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, इन क्वेश्चनों में से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। बस भरोसा रखो, आप अपने आप पे भी भरोसा रखो और हमारे पे भी भरोसा रखो। क्वेश्चन नंबर 44 है, राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो भाई ये किया जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। देखो, हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग दोनों तरीके के कंप्यूटरों का काम करते हैं। मतलब डिजिटल कंप्यूटर का कुछ और काम रहता है, एनालॉग का जैसे कुछ और है। बट हाइब्रिड क्या करता भाई, वो कुछ भी कर सकता, वो डिजिटल भी काम करेगा, वो एनालॉग वाले कंप्यूटर जो काम कर रहे हैं वो भी काम करेगा। तो हाइब्रिड इन दोनों को मिक्स होता है। और जो भी हवाई यातायात में रडार वगैरह में नियंत्रित करने के लिए इन कंप्यूटरों का ही यूज़ किया जाता। तो मुख्य तौर पर अगर आपसे पूछ लेना कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार, ये जो पर्सनल कंप्यूटर दे रखा है ना, ये कार्य के आधार पर ये जो दे रखा है ना डिजाइन के आधार पर दे रखा है। जैसे पर्सनल कंप्यूटर हो गया, मिनी कंप्यूटर हो गया। पर्सनल कंप्यूटर में पीसी बोल देते हैं, जो अपना निजी कंप्यूटर होता है। लैपटॉप, पॉम टॉप, ये मतलब अलग अलग तरीके होते हैं। एक कंप्यूटर को कई भागों में बांटा गया, 3 टाइप से बांटा गया, कार्य के आधार पर और जी आकार के आधार पर बांटा गया है, और शायद कार्य क्षमता के आधार पर। ये 3 टाइप से कंप्यूटर को बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 45, बुद्धिमान एजेंट के माध्यम से महसूस करते हैं और फाइल की कार्रवाई करते हैं। तो भाई इसमें है सेंसर जो है बुद्धिमान एजेंट के माध्यम से कार्य करते हैं। देखिए, बुद्धिमान एजेंट जो हैं वो सेंसर के माध्यम से कार्य करते हैं, मतलब माध्यम से महसूस करते हैं। जो बुद्धिमान एजेंट बेसिकली एआई की इसमें बात चल रही है। और एक्चुएटर्स के माध्यम से कार्रवाई करते हैं। ये जो वर्ड होते हैं ये थोड़े से टफ वर्ड होते हैं, क्योंकि जब से एआई आई है ना, तब से पता नहीं क्या हुआ है। मतलब कंप्यूटर के लेवल पे मतलब इतना ज़्यादा चले गई है, बहुत ज़्यादा। अभी मैं एसएससी की बात करूँ ना, एसएससी अगर क्वेश्चन पूछती है ना कंप्यूटर के, तो भाई एसएससी से तो आसान कंप्यूटर नहीं पूछा जाता। क्योंकि एमएस वर्ड एक्सेल से वहीं से क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादा, एसएससी जो पूछती है। पर यूपी ट्रिपल एस सी जो पूछ रही है, ये सभी जगह से क्वेश्चन पूछती है। यानी ये कहती है भाई सभी कुछ पढ़ो कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 46 है जैसे अपना, निम्नलिखित में से एलआईएसपी का सही फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी जो सही फुल फॉर्म है लिस्ट प्रोसेसिंग है, ऑप्शन बी। यार फुल फॉर्म याद करके चले जाना आप। देखो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो आप, मैं टेलीग्राम पे कोशिश करूँगा कि फुल फॉर्म जो है ना कई सारे को फ़ोटो खींच कर किताब से और मैं मतलब गेर दूँ, तो वो आप पढ़ लेना। क्योंकि फुल फॉर्म से क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, 3-4 क्वेश्चन तो फुल फॉर्म से मिल जाएंगे। और एक बार, 1 या 2 बार देख लोगे ना उन, उस पर नज़र मार लोगे 1-2 बार, तो आप कर जाओगे फुल फॉर्म को। अभी क्वेश्चन नंबर 47 है, मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके स्टोरेज और फाइल शेयरिंग सेवाओं को प्रभावी सूचना प्रबंधन के लिए उपयोगी माना जाता है। तो क्लाउड बेस्ड, इसमें खालिस्तान भरा जाएगा। क्लाउड बेस्ड मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके स्टोरेज और फाइल शेयरिंग सेवाओं को प्रभावी सूचना प्रबंधन के लिए उपयोगी माना जाता है। फ्लैश डिस्क, सीडी डिस्क और फ्लॉपी डिस्क तो आ ही नहीं सकते, ये तो मतलब कुछ भी नहीं है। फाइल शेयरिंग की बात इसमें चल रही है, तो क्लाउड बेस्ड का यूज़ होता है अगर कुछ चीज़ शेयर करना चाह रहे हो आप। अभी फ्लैश डिस्क, सीडी ड्राइव या फ्लॉपी डिस्क से नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 48, क्लाउड संगणना सेवा सम्मिलित नहीं करती है। तो भाई वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, बैंकिंग शब्दावली में पिन का संक्षिप्त रूप क्या है? यार पिन आपने बहुत बार सुना होगा, एटीएम का पिन, मतलब ऐसा सुना होगा। बैंकिंग शब्दावली में पिन का यूज़ होता है, यहाँ भी इन्होंने फुल फॉर्म पूछ ली। तो भाई पिन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पैन का जो फुल फॉर्म होता है, वो सॉरी पैन का नहीं, पिन का कह रहा हूँ। पिन का जो फुल फॉर्म होता है वो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। अभी क्वेश्चन नंबर 50 है अपना, ई गवर्नेंस, मल्टीमीडिया और मनोरंजन के संबंध में आईईसीटी शब्द का क्या अर्थ है? आईईसीटी शब्द का अर्थ इन्होंने पूछा है। तो भाई इसका जो सही आंसर हो जाएगा आईईसीटी शब्द का अर्थ
वो हो जाएगा सूचना इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये अपने क्वेश्चन हो चुके हैं, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, अपने वैसे क्वेश्चन भी हमने कर लिए हैं। 150 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्लास आपको कैसी लगती है कमेंट करके बताया करें ज़रूर। कोई डाउट होता है क्लास में पूछ लिया करें। क्लास में नहीं पूछ सकते, क्लास में आपको जवाब नहीं मिलता, तो भाई टेलीग्राम चैनल तो आपने ज्वाइन करके रखा ही होगा। बाकी आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर अपना पेज है, सरकारी एकेडमी ऑफिशियल करके इंस्टाग्राम पे पेज है, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर मतलब कि डीएम करो, उसमें अगर कोई सवाल जवाब है वहाँ पर पूछ सकते हो आप, ज़रूर आपका जवाब मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।